हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से 80 क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का पहला अध्याय लगभग समाप्त करने वाला हूँ। लगभग तो नहीं, 2 वीडियो होगा। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आपको ये बताते चले, यदि समझ में आएगा तो लास्ट में इसे लाइक कर देना। अभी मत लाइक करो, जब समझ में आएगा तो लाइक कर देना, लेकिन ये वीडियो पूरा देखनी है। देखिए, यदि आप अभी तक पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, समझ में आ रही ना, किए हैं या नहीं किए हैं, फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आप जितना मैं पढ़ाऊँगा आज से, आपको भी ये कसम खाना है, आज से मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा, यदि डेली बेसिस पर उतना पढ़ेंगे तो मैं 100% कहता हूँ 85 जितना आपका स्कोर करने का क्षमता है उतना स्कोर कर लीजिएगा, 100% श्योर है। लेकिन इसको प्लीज़ आपको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जितना मेहनत लगा, अगर इस वीडियो में प्यार मिला, सपोर्ट मिला, कमेंट आया, तो मैं अगला इसमें से, जैसे अध्याय 1 है तो अध्याय 1 का हम प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, वो न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं आप, तो न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। पूरा एक वीडियो में न्यूमेरिकल ख़त्म करूँगा, और मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, उस प्रकार कोई न्यूमेरिकल बताएगा नहीं। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा न्यूमेरिकल, और शिखर तक प्रॉमिस करता हूँ आज आपसे। जिस प्रकार से इसका प्रॉमिस किया था कि अक्टूबर से शुरू करूँगा, उसी प्रकार से आज करता हूँ। ये अध्याय ख़त्म होते ही इसके अगले दिन आपको मिलेगा वो वाला वीडियो, न्यूमेरिकल का वीडियो मिल जाएगा। तो आज इस चैनल पर मिलने वाला है आपको सिर्फ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब बात नहीं करेंगे, तो प्लीज़ यार शेयर ज़्यादा कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ। आपको एग्ज़ाम पेपर दिखाया भी हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिए क्लास 10th का। और आज से कसम खा लीजिए, आज से आप अपने आप से कसम खा लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम में 4 कराना है, मुझे 90+ लेकर आना है, मुझे जितना कहना है। लेकिन यदि आप लास्ट तक देखते हैं, आज से अगर अक्टूबर से मेरे साथ आप 5-6 महीने चल लेते हैं तो 100% आपका आएगा, लेकिन आपका साथ मुझे चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है। मान लेते हैं कोई चिकना तल, एक बार मैं डायग्राम बना रखा था, फिर भी क्यों बना रखा हूँ इसलिए तो बता दे रहा हूँ, क्यों लिख रखा हूँ, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, नहीं तो ये कम से कम 2 घंटे का वीडियो 1-1.5 घंटे का चला जाएगा, तो इसलिए मैं ये कर रखा हूँ। चलिए अब डायग्राम बना के दिखाता हूँ थोड़ा। तो अध्याय 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ज़्यादा जो चांसेस बनते हैं, और जो फालतू की चीज़ें तो सब बताते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो सब नहीं बताते, इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है। चिकना तल मान लेते हैं ये है, ध्यान समझिएगा। तो ये जब चिकना तल है तो ये पालिशदार रहता है, इसको कहते हैं पालिशदार है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ये हो गया पालिशदार, कोई समतल है। तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, मान लेते हैं ये बीच में कोई अभिलंब खड़ा है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, कोई प्रकाश मान लेते हैं आता है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं इधर से प्रकाश आ गया, सॉरी इसको अच्छे से बनाइएगा। मान लेते हैं इधर से प्रकाश आया आपका, तब ये किसी आपतित तल पर आपतित होता है, ये आपतित तल है मान लेते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण आई है, जब कोई प्रकाश की किसी चिकने तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो देखिए, अब जब ये आया, जब इससे टकराया तो ये वापस जाएगा ही, मामूली बात है, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण आया, किसी उस पर आपतित होता है तो वह वापस लौट जाता, सिंपल सी बात। जब प्रकाश आएगा तो वापस लौट के जाएगा। जैसे शीशा है, शीशा लेकर आप चमकाओ तो उसमें से वापस चला जाएगा, उसमें हल नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, प्रकाश की किरण आई और वह अधिकांश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी प्रकाश चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ ना। और देखिए, अब आता है नियम क्या होता है इसका, ध्यान समझिए, यही बताऊंगा। देखिए, आपतित किरण, ये हो गया आई, ये हो गया आर, अभी बताऊंगा आई आर क्या होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, देखिए ये हो गया अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब, इसका नाम रख देता हूँ ए बी सी। ये हो गया बीच वाला अभिलंब। एक ही डायग्राम बनाना है, बना लिया था मैं ऑलरेडी, तो मैं सोचा फिर से बना दूँ। ये भी देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है ये अभिलंब होता है। ये आपतित किरण आई आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु तथा अभिलंब परावर्तित किरण। देखिए,
ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, और ये आपतन बिंदु हुआ, समझ में, और ये अभिलंब हुआ। तो आपतित किरण पहले लिख दीजिएगा परावर्तन के नियम। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर एक अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर है। देखिए आपतित किरण है, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं, यही चीज़ लिखना था। और देखिए ध्यान से, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए जितना आई है उतना ही आर है, तो वही लिखना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मुझे उम्मीद है ये नियम भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पहला पार्ट दी एंड हुआ, सॉरी दी एंड नहीं, पहले पार्ट का जो मेन था प्रकाश का परावर्तन, ये एंड हुआ। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में। अब देखिए आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उससे भी ज़्यादा खतरनाक और इम्पॉर्टेंट है ये। क्या है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2012, 16, 18, 19, 20। अब देख सकते हैं 3 साल लगातार आया है। अब आपके ऊपर है पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। मेरा सजेशन रहेगा जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको ज़रूर पढ़िएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो लाऊं आपके लिए। नहीं तो दिल टूट जाता है ना, कम लोग देखते हैं, मज़ा नहीं आता इतना मेहनत करके। चलो कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ यार, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लो। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं इसी प्रकार, इसी में बता दे रहा हूँ मैं, डायग्राम पहले से ऑलरेडी छाप रखा हूँ मैं। अब ये जो है बिंदु, ये हो गया अभिलंब। तो पहले पढ़ के बता देता हूँ तब फिर समझाता हूँ। चलिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, देखिए ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई भी किरण आई, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आती है तो वह क्या होता है, विरल माध्यम में चला जाती है, यानी कि इधर साइड चला गया। ये अभिलंब है, ये बीच वाला क्या होता है, अभिलंब होता है। जैसे कि मैं अभी आपको जस्ट पहले बताया प्रकाश के परावर्तन में। ठीक, तो ये प्रकाश का जो परावर्तन है बताए थे तो भी बीच में विलंब था, इसमें भी यही अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आई तो विरल माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। देखिए जो अपवर्तित किरण होता है, ये आर हो गया, ये दूर हट जाता है आई से, आई आर से दूर हो जाता है। जब आई का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता है। देखिए ये जो है, जब इसको मान लेते हैं धीरे धीरे इसको और आगे किए, जब इसको और आगे किए तो ये वाला आर वाला, ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको मैं यहाँ पर करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पर आएगा, यानी कि ये हमेशा बढ़ता रहता है। क्लियर हुआ? अब यही चीज़ इसमें लिख के हूँ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। और यदि आपतन कोण आई का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो आर का मान, अब देखिए भाई जब कुछ मान बढ़ाते हैं तो कुछ मान तो बढ़ेगा ही, तो वही इसमें कहा है जब आई का मान धीरे धीरे बढ़ाए दे तो अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता है। और सघन माध्यम से आपतित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए अब इसके कुछ शर्तें हैं भाई। देखिए जब कुछ नियम बनता है तो उसकी शर्तें भी बन जाता है साथ साथ में। तो इसमें क्या है, आपतन कोण आई होता है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसमें कुछ शर्तें हैं तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण आगे मैं बताऊंगा क्या होता है क्रांतिक कोण। ठीक, चलिए इसमें देखिए आगे, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि इसका परिभाषा ही यही था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब भाई आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, सिस्टमैटिक। ठीक, यही कह रहा हूँ, जब सघन से आएगा तो विरल में जाएगा, और जब विरल में जाएगा तो धीरे धीरे जब आई का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा। जैसे कुछ भी वैल्यू होता है तो मान बढ़ता रहता है ना, तो वैसे इसमें भी है। अभी जैसे मीटर आपके घर में लगा है, जितने देर लाइट रहेगी उतनी देर मीटर में उतना ही ज़्यादा बिल आएगा, और जितना कम लाइट रहेगी उतना ही कम बिल आएगा। वही सिस्टम इसमें भी है, जितना आई का मान बढ़ेगा उतना आर का मान बढ़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक, यही इसमें था, नियम भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ूँगा तो सही रहेगा ना, जिससे कि आपको बोरिंग ज़्यादा महसूस ना हो। चलिए आगे। अब देखिए
ये तो और इम्पोर्टेंट मैं कहा हूँ, जितना मैं अब आपको बताऊँगा सब कुछ क्या बताऊँगा, इम्पोर्टेंट बताऊँगा, सब कुछ क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इम्पोर्टेंट, क्या लेकर आ गया हूँ, इम्पोर्टेंट। एक पार्ट से इम्पोर्टेंट लेकर आ गया हूँ। तो प्लीज़ आपका मुझे साथ चाहिए, प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए, तब आगे देखिए। चलिए, रेगिस्तान में होने वाली मिर्च क्या, इसको अपने भाषा में समझेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे और ज़्यादा सीरीज फालतू किसी बुक के बारे में नहीं समझेंगे, किसी बुक को नहीं देखेंगे, अपने आप से मैं लिखा हूँ वही चीज़ समझिए। देखिए, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थित वृक्षों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। आप सब अक्सर देखते होंगे गर्मियों के समय में, जैसे मई जून के समय में, कहीं पर भी रेगिस्तान में ज़्यादा ही गर्मी वैसे पड़ता है, इसलिए रेगिस्तान में इसमें लिया है। रेगिस्तान में बता रहा हूँ, जैसे अभी कुछ भी चीज़ रहे, जैसे आदमी है वो उल्टा दिखाई देगा, पेड़ है वो भी दिखाई देगा, परछाई जिसे आप सब कहते हैं, तो वही चीज़ इसमें कहा रहा है। रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों को, और का भैंस के थोड़ी ना दिखाई देगा तो वही चीज़ है कि रेगिस्तान में जो गर्मी के समय में यात्रियों को ही दिखाई देगा ना, वृक्ष जो है उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे उन्हें आसपास पानी होने का भ्रम हो जाता है। और इसी भ्रम को भैया जी ने कहा दिए रेगिस्तान में होने वाला मिर्च क्या, या अगर किसी कारण से आ जाए कि रेगिस्तान में होने वाले मिर्च का या रेगिस्तान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यही चीज़ लिखना है आपको। आपको स्कूल में अलग बताएंगे, आपके ट्यूशन में अलग बताएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सटीक सही गलत कहीं नहीं काटेंगे। देखिए अच्छे से, फिर से एक बार, रेगिस्तान में गर्मी तो बहुत पड़ता है, पहले अपनी लैंग्वेज में समझिएगा। रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जब गर्मी पड़ेगा तो सिस्टमेटिक तरीके से पेड़ उल्टा दिखाई देगा, पेड़ ही नहीं, अभी देखिए आप भी रात हो जाए, लाइट जल रही है, एक ही तरफ लाइट लगा है, दूसरी तरफ लाइट नहीं लगा, तो आपका भी पेड़ परछाई दिखाई देगा, दिखाई देगा दूर, मूड दिखाई देगा, सिर जिसे कहते हो, ठीक। तो वही कहा गया इसमें कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है भाई, पहली बात तो, और इससे यात्रियों को भ्रम हो जाता है, उल्टा सीधा पानी उन्हें दिखाई देने लगता है। चलिए, ये क्लियर हुआ। अब इसमें थोड़ा हम इंक्लूड करके अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ ना, ये भी अपनी तरफ से था और इंक्लूड करके। देखिए, रेगिस्तान में जो है बालू बहुत ज़्यादा रहता है, आप सब जानते हो रेगिस्तान में बालू ज़्यादा रहता है, पानी भी बहुत ज़्यादा रहता है, पानी तो कम रहता है बट बालू बहुत ज़्यादा रहता है। जब बालू रहेगा, इसको भी आप इंक्लूड करके लिख देना, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर लिखना है ना, रटना नहीं, समझना है इस चैनल पर। तो देखिए, ये आपका मान लेते हैं बालू हुआ, अब बालू हुआ, अब इधर से मान लेते हैं क्या आया, प्रकाश आया। आपको डायग्राम नहीं बनाना, इधर से प्रकाश आया, जब प्रकाश इसमें आके मिला तो ऊपर वाला जो रहेगा बालू ज़्यादा गर्म रहेगा और नीचे वाला बालू थोड़ा कम गर्म रहेगा। और भी समझो, ऊपर जो है बालू विरल माध्यम में रहेगा, जिसे फोफर जिसे कहते हो, फोफर ऊपर रहेगा और नीचे घूस घूस के भरा रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे समझिए अच्छे से, ऊपर से प्रकाश आया, ऊपर बालू ज़्यादा गर्म रहेगा लेकिन विरल रहेगा, नीचे सघन रहेगा, बालू कम गर्म रहेगा। यही चीज़ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, यही चीज़ लिखना है। इसके बाद ये भी लिख देना कि गर्मियों के समय में रेगिस्तान में जब प्रकाश की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो ऊपर की सिरा जो विरल माध्यम में रहती है वो बालू बहुत ज़्यादा, रेत बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और जो सघन माध्यम में रहती है, जो नीचे रहता है सघन माध्यम में, वो बहुत किसके डिपेंड में, ऊपर वाले के डिपेंड में, नीचे वाला थोड़ा कम गर्म रहता है, गर्म तो रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ लिखना है। अब आगे चलते हैं, स्नेल का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही उठाया हूँ, इसमें कट बंद स्किप कर दोगे तो आपका समझ लो 4-5 नंबर चला जाएगा। चलिए स्नेल का नियम देखते हैं, ध्यान समझिएगा इसे। स्नेल का नियम क्या है, यदि आप सब कहेंगे तो आप सबके सामने मैं लिख कर बताऊंगा, बट वीडियो जो बड़ा हो जाएगा इससे मैं नहीं बताया हूँ, नहीं तो कहोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए, स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम होता है, पहली बात तो समझो अच्छी तरह से, स्नेल का नियम ये है, आपतन कोड कीजिए। देखिए, आई जो है इसे क्या कहते हैं, आपतन कोड। आपतन कोड कीजिए, अपवर्तन कोड कीजिए के अनुपात को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। पहले अपनी भाषा में समझो, हमारी भाषा में समझो, और आपको अपनी भाषा में लिखना है, किताबी भाषा नहीं लिखना है, ठीक। चलिए,
फिर से देखिए, आप अब पढ़ के बताता हूँ एक बार। आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उल्टा समझ लो। अब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यन क्या होता है? अपवर्तनांक याद कर लो तुरंत। यन क्या हो गया? अपवर्तनांक। विज्ञान में अपवर्तनांक रहेगा, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। यन क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। तो देखिए, सबसे आपतन कोण कीजिए और देखिए, आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक समझ रहे हो ना, बटे के रूप में होता है। तो ये क्लियर हुआ? पहले इतने पहले इसको लिख देना, आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए एक नियतांक होता है या के अनुपात के बराबर होता है। अब जिसमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष मतलब तुरंत उल्टा चल जाओ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं? याद कर लो, यन से अपवर्तनांक प्रदर्शित करते हैं, रट लो इसे। अब देखिए, इसमें आई क्या है? आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण, जिससे कि आपको जस्ट पहले में बताया था प्रकाश के परावर्तन में भी था आई आर। तो याद कर लो, आपतन कोण क्या होता है? आई, और अपवर्तन कोण क्या होता है? आर। ठीक, आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात एक नियतांक होता है और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ध्यान दो, ये आई क्या होता है? आपतन कोण, रट लो अभी। आर क्या होता है? अपवर्तन कोण। सॉरी, आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। ठीक, ये क्लियर हुआ ना? मुझे उम्मीद है ये जितना मैं आज 4-5 पॉइंट बताया हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे मैं देखता हूँ, ठीक, ये किस प्रकार से है। चलो देखते हैं आगे। अब अगले पेज में मैं आ गया हूँ, जो है क्रांतिक कोण। इससे उसका भी भाप निकला है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भाई देखो, मैं आपसे बता रहा हूँ, यदि आपका मन है अच्छा स्कोर करने का, आपका जब जुनून है आपके अंदर अच्छा स्कोर करने का, तो कर सकते हो यार। जब आपके अंदर जुनून जोश है करने का कुछ बड़ा, तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो ये लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखो ही ना, इसको लिखो, पॉइंट को लिखो, समझो। और इस तरह हमें लगता है कोई और आपको नहीं बताने वाला, जिस प्रकार से मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फिर से। क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n = 1/sin c। देखिए, जो कुछ इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट बच रहा है उसको मैं न्यूमेरिकल जब कराने लगूंगा, यानी कि प्रश्न उत्तर जब कराने लगूंगा, उसमें मैं कवर कर लूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, कहाँ पर बना? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n = 1/sin से इससे न्यूमेरिकल आएगा कि थीटा का मान आएगा। तो चलो इसको बाद में मैं कवर करता हूँ न्यूमेरिकल को ना। अब अगला जो पॉइंट आता है आवर्धन। आवर्धन किससे प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहले यम से प्रदर्शित करते हैं, जान लो, और इसका फार्मूला भी जान लो। आवर्धन का होता है यम बराबर I/O। ये शायद यूपी बोर्ड में काट दिए हैं आवर्धन, फिर भी जान लो। क्यों? क्योंकि इससे न्यूमेरिकल तो पूछेगा, काटने से फ़ायदा क्या? जो याद नहीं करना पड़ेगा, बस याद मैं तो समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाता है जहाँ तक चांस है, क्योंकि मेरे पास डेली कमेंट आते हैं कि भैया आप बताते हो तो समझ में आ जाता है। तो अच्छी बात ये रही। चलिए आवर्धन बताता हूँ। आवर्धन क्या होता है? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, इसी वक्त ये भी याद कर लो, प्रतिबिंब की लंबाई आई से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई ओ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लाने के लिए कुछ लड़ना पड़ता है। तो इससे यार याद तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं मैं घोर के पिला दूंगा, या ऐसा तो नहीं मैं ऐसे समझा दूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा। याद तो हो जाएगा, लेकिन आई किसे प्रदर्शित करते हैं ये तो समझाने पर नहीं याद होता, क्योंकि मैं भी रटा हूँ इसको, तब आया था। तो इसको 10 बार पढ़ेंगे ना, आ जाएगा अपने आप, दौड़ते हुए आएगा। चलिए,
आवर्धन किससे प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहले यम से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। फिर से देखिए, प्रतिबिंब का आवर्धन किसे कहते हैं? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। देखिए, अगर ये चीज़ आपको याद है, ये वाला, तो आपको तो याद आएगा। देखिए, आई किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ किससे प्रदर्शित करते हैं? वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। यम से आवर्धन प्रदर्शित करते हैं ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, आवर्धन भी आपको। ठीक है, तो यम बराबर आई बटे ओ। आई क्या है इसमें? प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये एक दो नंबर में पूछ लेगा, लेकिन इससे न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक उठाया हूँ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उठाया हूँ। लेंस की क्षमता क्या होता है? पहली बात तो लेंस की क्षमता पी से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से? पी से। पी से इसे प्रदर्शित करते हैं। इससे एक नंबर में आएगा, देख लेना एग्जाम में, और मैं बताऊंगा इसे न्यूमेरिकल ना। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी लेंस में प्रकाश की किरणें को उनके मार्ग से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जा रहा है, ठीक, अपने वेग से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जा रही हैं और उसी को मार्ग को भटका दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे भी देखो, अगर आप गांव में रहते होंगे तो ये बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जैसे पानी जा रहा है, अब जैसे ये पानी जाने वाला बरहा क्या बोलते हैं आप सबकी तरह, मुझे नहीं पता, जिससे पानी जाता है, तो ये पानी अगर जा रहा है, अगर यहाँ पर मेड़बंदी कर दें, इसे अगर बांध दें, अगर यहाँ से इसको कट कर दें, तो ये पानी इधर निकल जाएगा। ठीक, पानी इधर निकल जाएगा, लेकिन ये रुक जाएगा, यहाँ से इधर नहीं जाएगा। जो मतलब मोड़ देता है, जो प्रकाश मोड़ देता है। अभी दीवार है, पूरा बंद रूम है आपका, कुछ भी नहीं खुला है, ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है, एकदम बंद रूम है पूरा, मतलब गौखा वौखा, मतलब खिड़की उड़की कुछ है ही नहीं है। तो क्या करता है? प्रकाश आया, दीवार से टकराया और आगे पीछे उसके घूम रहा है, उसके अंदर तो प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो उसका जो फोकल लेंस की क्षमता, मतलब उससे क्या होता है? दीवार उसका क्या बन रहा है? उसका डिस्टर्बिंग बन रहा है, कि मतलब वो अंदर नहीं हलने दे रहा, तो वही लेंस की क्षमता होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर 100/F। पी क्या होता है? लेंस की क्षमता। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। इसको याद कर लो, फोकस दूरी हो गया। ठीक है, एफ क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया। तो किसी लेंस में प्रकाश की किरणें को उनके मार्ग से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक देख लो, डायोप्टर होता है। एक नंबर पूछता है, इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण देख लीजिए अच्छे से। देखिए क्रांतिक कोण, अब बोलो कि भैया एक बार बता चुके हो, फिर क्यों बता रहे हो? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, मैं फिर नहीं बताऊंगा, फिर भी लिख दिया था मैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण पूछता है, और उसका फॉर्मूला होता है यानी = 1/sin c। अगला है जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। आखिर ये होता क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर होता क्या है? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन ये होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से ऐसे निकलता है जो धूल या धुएं अति के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो जैसे कोई प्रकाश किरण आया और वह चारों दिशाओं में फैल गए। धूल, प्रकाश कैसे रहता है तुम बताओ? प्रकाश जो होता है धुएं की तरह होता है। ठीक है, धूल जो छोटे छोटे धूल धुएं दिखाई देते हैं ना, जब सुबह मॉर्निंग में प्रकाश आता है, जब उजाला होता है, तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, और ये जो कण होते हैं सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, और इसी कण को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही चीज़ लिखना, लिखो, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। अभी जस्ट पहले मैं बताया, कण होते हैं,
और जो इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इन कणों के द्वारा प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। ठीक, जो प्रकाश की किरण है वो चारों दिशाओं में धूल या धुएं के रूप में रहता है, वह चारों दिशाओं में फैल जाता है। जो प्रकाश इसी फैलने की जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं, फैल जाता है। और प्रकाश के कणों द्वारा विसरण प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, लिख दो। प्रकाश का थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर लिख दो यार। प्रकाश का कणों क्या है, प्रकाश का कणों द्वारा विसरण, विसरण ना, विसरण क्या कहलाता है, विसरण प्रकाश प्रकीर्णन कहलाता है। किरण कहलाता है। देखिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ये विभिन्न समान, देखिए ये रंग से पहली बात तो समान नहीं होते, और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें ये रही कि जो ये प्रकीर्णन समान पहली बात तो नहीं होती है, इसमें सबसे अधिक जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान समझिएगा, एक नंबर में आएगा। जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक जो होता है, तो ये सीरियल वाइज मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना। प्रकाश के लिए सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक या उसके बाद वाला ऐसे ऐसे याद कर लेना। तो इसमें कैसे पूछेगा कि प्रकाश किरण सबसे अधिक किस में होता है या सबसे कम क्या होता है, तो सबसे कम देख लीजिएगा, जो लास्ट में आएगा वो सबसे कम रहेगा, और जो आगे रहेगा वह सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आता है सबसे पहले क्या आता है, बैगनी। सीरियल वाइज मैं लिख रहा हूँ, बैगनी हो जाता है, फिर देखिए बैगनी, देखिए बैगनी हुआ, फिर आसमानी होता है, देखिए सॉरी दिखा नहीं, बैगनी हुआ और आसमानी हो गया। अब नीला, नीला हुआ, हरा हो गया, हरा के बाद क्या आता है, बैनी, हाँ पी, पीला हुआ, देखिए ऐसे याद करना, बै आ नी हा पी, ऐसे हा पी नाला, ना से क्या हो गया, नारंगी, नारंगी ना, देखिए पी ना ला, पी नाला, ऐसे याद करना। तो लाल से क्या हो गया, लाल। तो सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे अधिक क्या होता है, बैगनी का। ये आपको याद रखना है, ठीक। और इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको, चलिए आगे देखते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही एंड करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम मतलब ये ज़्यादा हो गया, आपका 28 मिनट 29 मिनट लगभग हो गया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और इसी प्रकार से अगर एक वीडियो और चाहिए तो इसमें मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा उसमें क्या क्या कवर करने वाला हूँ, जब आपका कमेंट रहेगा तभी मैं लेकर आऊँगा, नहीं तो मैं इसी प्रकार से बनाऊँगा, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन अलग, क्रांति कोण अलग, कभी कोई, क्योंकि ये ध्यान समझिएगा, ये वाला ज़्यादा चल जाते हैं, और ये वाला जो रहता है जो लेसन बाय लेसन, इसमें क्या होता है, बोरिंग महसूस होने लगता है सभी को, और वो वीडियो को बंद करके चले जाते हैं छोड़कर, और वो पढ़ते भी नहीं उसमें अच्छे से, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा किस प्रकार से आपको चाहिए। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। एक पार्ट मतलब कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए आप 100% कर ले जाएंगे। क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, ये लेकर आऊँगा। फिर आंकिक प्रश्न के लिए 20 मिनट का रहेगा या 30 मिनट का, अगर मान लो तो मतलब अगर 1.5 घंटे हर एक वीडियो में दे देते हो आप, 1.5 घंटे हर एक वीडियो में नहीं, 1.5 घंटे हर एक पाठ में दे देते हैं, हर एक लेसन में। कितना लेसन है आप इंक्लूड कर लेना, 1.5 घंटे मैं लूँगा, और जो आगे पाठ मिलता है उसमें थोड़ा 2.5 घंटे हो सकता है। तो इसमें मैं 1.5 ही कवर करने वाला हूँ ज़्यादा तक। तो बस इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ यार शेयर जरूर करें, 5-5-6 लोगों को प्लीज़ यार शेयर कर देना। मेहनत सफलता रंग जरूर लाएगा, आप सबकी भी और हमारी भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।